अस्सलाम वालेकुम सर, आज हमें टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आपको बुलाने का बहुत शुक्रिया जी। सर जज़ाकल्लाह। वैसे तो हम आपको आजकल बड़े बड़े चैनल्स पे देख रहे हैं, हम जैसे सर छोटे यूट्यूबर्स को टाइम देने का आपका स्पेशल शुक्रिया सर। बात यह है कि बात जो निकलती है ना जी, वो किसी भी तरीके से, किसी भी प्लेटफॉर्म से, किसी चैनल से पहुंच जाए। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़ा चैनल हो या छोटा चैनल हो। अल्लाह रब्बे कायनात ने किसी को छोटा बड़ा बनाया ही नहीं। जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक ने इस पूरे सिस्टम को बड़ा ही मोतदिल, बड़ा ही लेवल बनाया है। यहाँ पर ना किसी काले को गोरे पर, ना गोरे को काले पर, ना अरबी को अजमी पर, ना अजमी को अरबी पर तरजीह दी है। हाँ, मेरे रब ने फरमाया है कि तकवा में कोई बढ़ जाए तो बढ़ सकता है। बेशक सर, खूबसूरत बात। वो हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर है, जिसकी दूसरी लाइन मैंने कभी नहीं पढ़ी जी सर। क्योंकि मुझे पहली लाइन में ही बात मुकम्मल लगती है ज़बरदस्त। कि यकीन मोहकम, अमल पैहम, मोहब्बत फ़ातिह आलम। सुभान अल्लाह सर। यानी इस पूरी कायनात को तस्खीर करने के लिए, इस पूरी कायनात को फतह करने के लिए सिर्फ़ तीन ही चीज़ों की ज़रूरत है। पहला, रब पे मुकम्मल यकीन, 100% प्योरिटी के साथ, खलूस और मोहब्बत के साथ। बेशक सर। दूसरा, बातें ना करता हो, अमल करता हो। अमल करता हूँ। यकीन मोहकम, अमल पैहम, और दिल में दूसरे इंसान के लिए मोहब्बत हो। बेशक सर, बहुत शुक्रिया सर। यकीन मोहकम, अमल पैहम, मोहब्बत, फ़ातिह आलम। खूबसूरत बात सर। सर आपकी थोड़ा लाइफ हिस्ट्री के बारे में जानते हैं सर। माशाल्लाह हाफ़िज़ कुरान है आप। ये अच्छा सर, ज़्यादा लोग ये चीज़ जानते हैं आपके ख्याल में? ये कम लोगों को पता है कि आपने कुरान मजीद भी हिफ्ज़ किया हुआ? बहुत कम लोग जानते होंगे। चलें सर, आज मेरी ऑडियंस को भी पता लग जाएगा माशाल्लाह आपसे। तो सर हाफ़िज़ कुरान होने के साथ साथ ये स्टेज ड्रामा और एक्टिंग की फील्ड में कैसे आना हुआ सर? मेरी जो पहली उस्ताद हैं कुरान में, वो हैं मेरी वालदा मोहतरमा। माशाल्लाह। उसके बाद मेरे उस्ताद हैं हाफ़िज़ उस्मान साहब, मरकज़ी जामे मस्जिद मियाँ चन्नू से। उसके बाद मज़ीद मैं पढ़ता रहा कराची में, फिर इस्लामाबाद में। उसका मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मेरे बच्चों ने आगे पढ़ा और वो मुझे सुनाते थे। मेरी वाइफ़ जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बड़ी दीनी ख़ातून है। मेरा ख़्याल है कि मेरे घर के अंदर अगर कोई ऐसा अच्छा खूबसूरत माहौल है तो वो मेरी वाइफ़ की वजह से है, क्योंकि चार दीवारी के अंदर जो हुकूमत होती है ना जी, वो माँ की होती है या बीवी की होती है। बेशक सर। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बीवी की पूरी हुकूमत है मेरी चार दीवारी के अंदर। चार दीवारी के बाहर जो है वो मेरा मसला है कि मैंने उनको किस तरह महफूज करना है। ठीक हो गया सर। अंदर उसने महफूज करना है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी पूरी ड्यूटी दी है जी उसने, कुरान और सुन्नत के ऐन मुताबिक। मेरी बेटियों को भी तरबियत की है, मेरे बच्चे को भी तरबियत की है। मैं न सर इस्लामाबाद में था तो मेरे एक दोस्त थे, मेरे कलीग थे, असलम राना साहब, फैसलाबाद के रहने वाले थे। ठीक सर। इंतकाल कर गए हैं, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। वो न ड्रामा करते थे। अच्छा। मैं ना उनको अक्सर देखता था विंडो में से गुजरते हुए, अकेले ही बोलते चले जा रहे हैं। अच्छा। पहले मैं समझा थोड़े खिसके हुए हैं सही। मेंटली अपसेट हैं। सही। फिर मैंने उनसे ना एक दफ़ा पूछ लिया, मैंने कहा सर एक्सक्यूज़ मी, आई एम सॉरी, मैं विंडो में बैठा होता हूँ ऑफिस की, तो आप वहाँ से गुजरते हैं कैंटीन में जाने के लिए, तो आप ना बातें कर रहे होते हैं किसी से, कोई साया है आपको या कोई हमसाया है सही। या कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, मैं आपकी कोई हेल्प करूं। तो वो बड़े हंसे, हंसते हंसते मुझे कहने लगे नहीं असल में मैं ना जी रात को थिएटर करता हूं। अच्छा। सही। तो वो जो स्क्रिप्ट मुझे मिलता है ना वो मैं रिहर्सल कर रहे होते वो हैं। मैं याद करता हुआ गुजरता हूँ। तो फिर मैंने कहा ये किस तरह होता है? ठीक ठीक ठीक। उसने कहा रात को बताऊंगा आपको। अब वो रात को उनके पास वेस्पा होता था। ठीक। रात को उन्होंने मुझे वेस्पे पे बिठाया तो ले आए इस्लामाबाद आपारा कम्युनिटी सेंटर। अच्छा। वहाँ ना जी सेंसर हो रही थी ड्रामे की। ज़ेड जुल्फ़ी साहब थे जो उसके राइटर भी थे, डायरेक्टर भी थे, अरशद मिनाज साहब, इस तरह ना जी बड़ी वहाँ की कास्ट थी, ताहिर सिद्दीकी साहब। मैं देखता रहा उसको। तो जब वो ड्रामे की सेंसर ख़त्म हुई तो ज़ेड जुल्फ़ी साहब ने मुझसे पूछा, उन्होंने कहा कैसा लगा आपको ड्रामा? सही।
मैंने कहा सर ड्रामा तो बहुत अच्छा है, कहानी बड़ी लेवल कहानी है, लेकिन इसमें वो कैरेक्टर नहीं है जो पब्लिक को बिठाए रखता है। बिल्कुल। क्योंकि मैं बहुत मैगजीन पढ़ता हूँ, मैं रसाले बहुत पढ़ता हूँ। अच्छा, पढ़ने के शौकीन है आप? मैं बहुत शौकीन हूँ सर, लेकिन मैं कह जी हर कहानी जो है वो इंटरेस्टेड होती है कि उसमें एक कैरेक्टर होता है जिसकी वजह से वो कहानी पढ़ी जा सकती जो जोड़ के रखता है सबको। यस। उन्होंने कहा जी आपके जहन में कोई आया कैरेक्टर? मैंने कहा देखें इसमें 4 लोग हैं, वो अमीर होना चाहते हैं, ठीक है, वो कोई ना नशा आवर चीज़ बना रहे हैं कि जो हम जल्दी से अमीर हो अमीर हो जाएं। तो वो जो चीज़ बनाते हैं ना जी, वो एक मुलाजम इनका नौकर होना चाहिए जिसके ऊपर वो टेस्ट करते हैं। अच्छा, ठीक, लेबॉर्ट्री, ठीक है, उसकी हरकत और सकनात जो है ना जी, वो इस ड्रामे में लोगों को बिठाए रखेगी। ठीक। तो कहने लगे ओहो अब तो मुश्किल है क्योंकि सब कुछ रेडी है, ड्रामा तो शुरू होने वाला है, तो आप ऐसा नहीं करते कि आप वो कैरेक्टर कर दें? अच्छा, टेस्टिंग लेबॉर्ट्री आप बन जाए। हाँ जी हम सामने बंदा बिठा लेते हैं, ठीक है, वो देखता रहेगा, कल से वो कर लेगा। अच्छा, ठीक। अब उसके हीरो थे शाहिद यावर साहब, सही, और आसिफ सीमाब साहब, और असलम राना साहब, और एक और अरशद मिनाज साहब। 18 मिनट का ड्रामा चला है और पिन ड्रॉप है। अच्छा, कोई लाफ करने की कुछ नहीं? खामोश ड्रामा चल रहा है। 18 मिनट के बाद मुझे शाहिद यावर साहब की आवाज़ है, डिस्को। मुझे क्या पता मेरा नाम डिस्को है। अच्छा, आपका कैरेक्टर का नाम डिस्को होता है? यस। ठीक। तो जब ज़ेड जुल्फी साहब ने मुझे कहा ये आपकी एंट्री है डिस्को, मैं एंटर हुआ हूँ जी। हाँ। और ज़िंदगी में पहली दफ़ा ना मुझे पता है कि ये क्या होता है, ये होना चाहिए। क्या रिस्पॉन्स आएगा आपको नहीं पता? कुछ नहीं पता सर। मैं पर्दा उठा के जब एंटर हुआ हूँ ना जी, तो शायद वो उस ड्रामे की पहली ही एंट्री क्लैप थी किसी की। अच्छा। उस एंट्री क्लैप ने ना जी मेरा जहन, मेरी बॉडी, मेरी सोच सब कुछ चेंज कर दिया। एक नई चीज़ थी आपके लिए। अजीब ताकत सी मेरे अंदर आ गई। वाह। तो उन्होंने कहा कितनी देर से आवाज़ें दे रहे हैं, क्या कर रहे थे? मैं कहा सर मैं बाहर कुत्ते की पूछल सीधी कर रहा हूँ। अच्छा। फिर आया लाफ्टर। तो ये आपका स्टार्ट हो गया यहाँ से? अब रब तो मैं ठीक, ठीक। उन्होंने कहा कुत्ते की पूछल सीधी होगी। मैं कहा नहीं सर, कुत्ते दी पूछना ये नहीं ठीक होंगी। ठीक। अब वो कैरेक्टर शुरू हुआ, जब वो ड्रामा ख़त्म हुआ तो उस बंदे को अंदर बुलाया। उसने कहा हाँ भाई देख लिया, शबाज मुगल उसका नाम था। सही। उनका भी इंतकाल हो गया, अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। आमीन। उन्होंने कहा भाईजान मैं सारी ज़िंदगी भी लगा रहा हूँ तो मैं नहीं ये कर सकता। ठीक है। अब वो मुझे वो 7 दिन करना ही पड़ा। अच्छा, वो डिस्को कैरेक्टर किया आपने 7 दिन पर? वो मैंने किया, और उसके बाद कोई भी ड्रामा जब वहाँ पे हुआ ना, तो विंडो पे आके जो भी बंदा आया टिकट लेने के लिए, उन्होंने कहा जी इफ्तिखार ठाकर आया बेच। ठीक। ब्रांड बन गया। अब वो ब्रांड पहले ड्रामे से ही क्या हो गया। बात है, क्या बात है। तो ज़ेड जुल्फी साहब अभी भी इस्लामाबाद में हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदरुस्ती अता करे। बड़े नफीस तरीन आदमी हैं सर, बड़े पढ़े लिखे आदमी। उन्होंने फिर हर ड्रामे में मुझे रखा। ज़बरदस्त। उससे ना जी मेरी दोस्ती हो गई सुहेल अहमद साहब से, वसीम अब्बास साहब से, मोहम्मद ज़ुबैर साहब थे, और उमर शरीफ साहब से। ज़बरदस्त सर, सारे टॉप की क्रीम आपकी। हाँ, वो आते थे वहाँ ड्रामे के लिए, तो उनके साथ मेरी दोस्ती हुई। वसीम अब्बास साहब की वालदा का इंतकाल हुआ तो मैं यहाँ आया दुआ करने के लिए। मैं दुआ करके जैसे ही बाहर निकला तो सुहेल अहमद साहब उठे और मेरे पीछे आके मुझे कहने लगे सरकार कितने जाना है? सही। मैं कहा सर लक्ष्मी जाना है। सही। तो फिर मैं स्टेशन पे जाना है, उसलिए GTS चलती सी रेड कलर की। ठीक हो गया। मैं कहा सर उसमें बैठ के मैंने मियाँ चलो जाना। मियाँ चलो जाना। उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया तो वो महफिल थिएटर ले आए। अच्छा। आगे खालिद अब्बास डार साहब, मस्ताना साहब, अमानुल्लाह खान साहब, अशरफ खान साहब, आरफा सिद्दीकी साहबा, ये सारे मौजूद थे। क्या बात। तो मुझे उन्होंने कहा कि एक ड्रामा शुरू होने लगा है दुल्हन एक रात की। सही। उसमें ना जी एक नवाब का रोल है, वो ज़रा आप। तो डार साहब ने कहा वो तो उर्दू करैक्टर है, उर्दू ਇਹਦਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਰਦੂ। अच्छा। ਮਸਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਰਦੂ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓਗੇ। अच्छा। ਤੇ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਸਹੇਲਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰੋਲ ਹੈਗਾ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਸਹੇਲੇ ਵਰਗੇ ਫਨਕਾਰ ਸਦੀਆਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
तो पुत्र तेरे वर्गे हर सर्दियां च वो मैंने बड़ियां जुगतां कीतियां सर उन्होंने, खालिद बाज डार साहब ने, मुस्ताना साहब ने, अमान अशरफ खान साहब ने भी बहुत जुगतां कीतियां। वो आरफ सदीक़ा से वो हंसदे सन उच्ची उच्ची। अब जब पहुंचे रिहर्सल के लिए तो साइकिल के ऊपर हमने एंटर होना है, मैंने और मस्ताना साहब। अच्छा वाह। उनका नाम है गंडापुरी, गंडापुरी, मेरा नाम है पानीपुरी। पानीपुरी, वाह। अब जब रिहर्सल के लिए एंटर हुए साइकिल पे तो साइकिल से उतरते ही मैंने उनसे कहा गंडापुरी, वाह, गंडापुरी, पानीपुरी, ओ गंडापुरी। आज बड़े अरसे के बाद साइकिल पे सवार हुए तो बचपन का ज़माना याद आ गया। वाह। मस्ताना साहब ने मुझे को 12 से 15 सेकंड ना खामोश ऐसे देखा, कहने लगे कि की ना है मेरे भरा दा? मैं कि जी इफ्तिखार ठाकुर। उधर ही मुझे सीने से लगा लिया। उनको आपका ये भी इतना पसंद आया? हाँ जी, वो जो मैंने किया ना जी, वो उनको बड़ा लड़ गया। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे? नहीं नहीं, सही। उन्होंने मुझे अपने सीने से लगा। ज़बरदस्त। तो यहाँ से सर आपका एक्टिंग करियर का स्टार्ट, तो सर एक्टिंग की कोई ट्रेनिंग भी लिया आपने? मैंने जब अक्सर लोगों के इंटरव्यू सुनता था तो उसमें अक्सर कहा जाता था कि मैं फ़लानी एकेडमी से पढ़ा हूँ, मैं फ़लानी एकेडमी से पढ़ा हूँ। पाकिस्तान में कोई कहता ही नहीं था। मेरे ना दिमाग में कहीं बात बैठ गई कि यार कोई नहीं कहता तो चलो मैं ये कहूँगा। हाँ। मुझे मोहम्मद कवी ख़ान साहब जो है ना जी, वो ले गए 1997 में यूएसए। मैंने ग्रेजुएशन की हुई थी इस्लामाबाद से, मैं अपने सारे पेपर साथ ले गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी मेरा टारगेट था। बड़े बड़े लोगों का ख्वाब है सर वहाँ। हाँ जी, नाइफा में गया तो उनको मैंने वो ग्रेजुएशन रखी तो उन्होंने कहा ये तो मैट्रिक है। अच्छा, ये मैट्रिक है, हम नहीं एक्सेप्ट करते इसे। ठीक। वो डायरेक्टर जो था ना जी, उसने मुझे काफ़ी बातें की। बातें करते करते उसने मुझे कहा कि मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि मैं आपको रिजेक्ट कर रहा हूँ, आप में सलाहियत बड़ी है, सही, आप पढ़ सकते हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन ये मैट्रिक है, ये काउंट नहीं होगी। मैट्रिक से सदवा मुझे वो जो डायरेक्टर थे जो इंटरव्यू लेने वाले, उन्होंने मुझे कहा कि यार आप में सलाहियत बड़ी है, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। कुछ सर कुछ प्ले करके दिखाया था उनको? नहीं, बातों अच्छा, बातों पे ही ना था। ज़बरदस्त। उन्होंने मुझसे जाते ही से पूछा कि ये जो एक्टर लफ्ज़ है, हाँ, क्या है ये? ठीक है। तो मैंने उनसे बताया, मैंने कहा सर ये एक्टर 5 लफ्ज़ों का मजमूआ है, ACTOR। ठीक है, स्पेलिंग सुना दी है आपने। A for action, C for control, T for timing, O for observation of character, R for rhythm, and reactor is going to be a complete actor। क्या बात है सर। तब उन्होंने कहा कि यार अब तैयारी क्या करके करूँ मैं। हाँ जी, तो मुझे उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें 100 स्ट्रीट पे जाएं। सही। उन्होंने मुझे एक कॉन्टैक्ट दिया, मैं वहाँ गया। वहाँ से मैंने दोबारा ग्रेजुएशन की। ठीक है। 3 साल 2 महीने में वहाँ रहा। एक पार्किंग लॉट थी, ईरानी थे, बड़े अच्छे लोग थे, मोहम्मद अली साहब, उनके पास मैंने जॉब की। और मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन करके फिर नाइफा मैंने की 2001 में। तो ये तो दुनिया में मौजूद बेस्ट एक्टिंग कोर्स आपने फिर किया वहाँ से? जी सर, एक्टिंग, डायरेक्शन, सेट डिज़ाइनिंग और लाइट। बेहतरीन। तो उसके अकेडमी से फारिग होने के बाद फिर आपको ज़्यादा काम मिलना शुरू हो गया? फिर सुहेल अहमद साहब के पास में आया। अच्छा, माशाल्लाह। एशिया एशिया की सबसे बड़ी एकेडमी जो है वो तो सुहेल अहमद साहब, नो डाउट सर। मेरी खुशकिस्मती ये थी कि मेरी ज़िंदगी में सुहेल अहमद साहब थे। मैं वापस उनके पास जब आया तो उन्होंने मुझसे ऐसे ऐसे कैरेक्टर करवाए, यानी फीका इन अमरीका। सर वो आपका टॉप का कैरेक्टर है वैसे? डबल सवारी। ठीक है जी। इतने रोल मुझसे उन्होंने करवाए, उन्होंने मुझे ट्रेंड किया, उन्होंने मुझे सींचा। बिल्कुल। और फिर थिएटर के ऊपर एक वक्त आ गया, जनरल मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, अमेरिका की जंग अफ़गानिस्तान से शुरू हो चुकी थी, थिएटर और फिल्म सेंसर फ्री हो गया। अच्छा। हर चीज़ बर्बाद हो गई। हाँ, सकाफत हमारी, ये वैसे सर मैं आगे पूछने भी वाला था, लेकिन अच्छा कि आपने जिक्र कर दिया सर। सकाफत हमारी बर्बाद हो गई। ये सब को पाकिस्तान नेशनल काउंसिल, पंजाब आर्ट्स काउंसिल, लाहौर आर्ट्स काउंसिल थी, जो एक ड्रेस कोड के ज़रिए चलती थी, जो कानून के दायरे में चलती थी, इन्होंने वहाँ से निकाल के होम मिनिस्ट्री को दे दिया, DCO ऑफिस को दे दिया। अब कल्चर का महकमा एग्रीकल्चर वालों के पास चला गया। अच्छा। उन्होंने कहा कल्चर है तो वो एग्रीकल्चर के साथ दे दी। ख़त्म हो गया, सब बर्बादी हो गई। अच्छा। पंजाबी फिल्म यहाँ बनती थी, सैयद नूर साहब की फिल्म मैं करता था। बिल्कुल सर।
सूदी भट्ट साहब के साथ मैंने मसूद भट्ट साहब के साथ काम किया, सही। मैंने हसन अस्करी साहब के साथ काम किया, बड़ी ज़बरदस्त फिल्में बनती थी। उसके बाद जब सेंसर फ्री हो गया तो सब कुछ मादर पिदर आज़ाद हो गया। अच्छा, तब सर फिर डाउनफॉल आना शुरू हुआ? डाउनफॉल आ गया जी, फिर ख़त्म हो गया, प्राइवेट थिएटर बनने शुरू हो गए, इन्होंने हर बंदे को लाइसेंस दे दिया, फैक्ट्रियों के अंदर थिएटर बन गए। यानी कि वो जो आर्ट्स थी वो प्राइवेटाइज हो गई। प्राइवेटाइज जब हुई ना जी तो इन्वेस्टर आ गया, प्रोड्यूसर की बजाय इन्वेस्टर आ गया। अब ये भी बिल्कुल उसी तरह ही बर्बाद हुआ जैसे फैसलाबाद की इंडस्ट्री बर्बाद हुई बिजली ना होने की वजह से। इसी तरह थिएटर इंडस्ट्री भी बर्बाद हो गई सर, फिल्म इंडस्ट्री भी बर्बाद हो गई। अब हमारे अंदर है आग कुछ करने की, बेशक हमारे अंदर हमेशा कुछ करने की आग जली रहती है। बेशक। तब मैंने फिर सिचुएशन को थोड़ा चेंज किया, मैंने दूसरे पंजाब के साथ जाके काम शुरू किया 2017 में। अच्छा, 2017 में आपका उनके साथ? मेरा उनसे मिलाप हुआ जंजोत विरासत साहब से, कार्ज गिल साहब से, अमरिंदर गिल साहब से, टाटा बेनीपाल साहब थे। वो सब ने मिल के फिर एक फिल्म जो थी ना जी वो एक्सपेरिमेंटल फिल्म बनाई, चल मेरा पुत्र। चल मेरा पुत्र सर एक्सपेरिमेंटल फिल्म है? यस। ये कुछ सोच समझ के नहीं बनी सर इतनी? नहीं, एक्सपेरिमेंट देखते हैं क्या होता है, दोनों पंजाबों को मिला। दुनिया में वो ब्लॉकबस्टर गई सर, 174 करोड़ रुपए का बिजनेस उसने किया। वाह। ये एक रिकॉर्ड था कि पंजाबी फिल्म थी जी कैरी ऑन जट्टा, उसने एक रिकॉर्ड, वो एक बेंचमार्क था पंजाबी फिल्म का ना। उसके बाद एक फिल्म थी अरदास, उसने उसका रिकॉर्ड तोड़ा। हमने इन सब का रिकॉर्ड तोड़ा, हमने 250 करोड़ का रिकॉर्ड कायम किया। अभी कैरी ऑन जट्टा 3 ने वो भी तोड़ दिया है। हाँ, उसमें भी सर कुछ पता लगा था आपका भी इन्वॉल्वमेंट होनी थी, लेकिन आपकी डेट्स कुछ अवेलेबल नहीं थी। मेरी ने जी एक डेट कैंसिल हुई, दूसरी डेट कैंसिल हुई, तीसरी डेट आ गई सिद्धू ऑफ साउथ हॉल वालों, सिद्धू के साउथ हॉल की। बिल्कुल सर। उसमें ना जी उन लोगों के साथ मेरी कमिटमेंट थी, ये भी सामने आ गए। अच्छा। अब वो तो मैं नहीं कर सकता, फिर नासिर चिनोटी साहब उनको गिफ्ट किए। उन्होंने बड़ा अच्छा कैरेक्टर किया। मेरे फेवरेट जो आर्टिस्ट हैं जी कॉमेडियंस में वो नासिर चिनोटी साहब। और सर स्टेज पे सबसे ज़्यादा मज़ा किसके साथ आया सर? अमानत चांद साहब। अमानत चांद साहब, क्या वंडरफुल फनकार, बड़ी अच्छी वॉली बना के देता है। क्या बात। सुहेल अहमद साहब, मसाना साहब, बब्बू बराल साहब, वो जो एक सेटअप है ना जी, टॉप सेटअप, आबद खान साहब, उसको हम नहीं इस बीच में लाते सर। अच्छा। क्योंकि वो जो थे ना जी वो उस्ताद लोग, वो उस्तादों में वो मास्टर लोग थे जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर पंजाबी ज़ुबान को, पंजाब को और थिएटर के कल्चर को ना जी आसमान के साथ उन्होंने टांग दिया। बेशक। उसके बाद जब दूसरी खेप आई, ये बड़ी अच्छा काम कर रही थी, लेकिन अचानक से जब सेंसर फ्री हुआ ये भी तबाह हो गई। अभी कुछ दिन पहले जो निगरान हुकूमत आई है जी, इनमें से कुछ लोग जो है ना वो बड़े पढ़े लिखे हैं, ठीक है, उनको न फील हुआ कि भाई हमारा कल्चर तबाह हो रहा है। सही। उन्होंने इनके ऊपर पाबंदी लगाकर अब एक ड्रेस कोड बनाकर एक कानून बनाकर इनको दिया है, जिसके तहत अब ये थिएटर हो रहा है। अब जाने के जो पहले हम अच्छा थिएटर देख रहे हैं, अब उम्मीद है कि वो दोबारा वापस आ जाएगा। यकीन है सर, इंशाल्लाह वो अब तो फिर फैमिलीज भी जा सकेंगी देखने। हाँ जी, हाँ जी। मैं अभी तो वो नहीं जा पाती। नहीं सर, फैमिली थिएटर नहीं है, लेकिन आमिर मीर साहब ने इसके ऊपर काम किया है जी। सेक्रेटरी जो इंफॉर्मेशन है उन लोगों ने सब ने मिलकर बहुत अच्छा एक सेटअप बनाया है। मुझे यकीन है कि ये लोग कर लेंगे, क्योंकि बड़े खलूस के साथ ये कर रहे हैं। चलो सर, इंशाल्लाह। सर अब ड्रामा वगैरह की तो बात हो गई है, आपके साथ दीन की बात ना हो तो मज़ा नहीं आएगा सर। सर एक टाइम था आप हर महीने जुमा एक मदीना में पढ़ते रहे माशाल्लाह सर। सर वो कैसा टाइम था और कैसे आपका ये दीन की तरफ कैसे सर रुझान बढ़ा आपका? मेरे ना जी दोस्त थे नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब, इस्लामाबाद में जो है ना जी, उनसे मेरी दोस्ती थी। और कभी कभी ना जी मैं उनके यहाँ, वैसे तो मैं असल में तो उधर इसलिए जाता था कि स्ट्रगल में था। सही। पैसे मिलते नहीं थे कहीं से। अच्छा। तो लंगर बड़ा अच्छा होता था वहाँ पे, उसी चक्कर में चले जाते? मैं लंगर के चक्कर में जाता था उधर। 3 टाइम खाने में रोटी जाता था। ठीक है। अक्सर ना जी हम मेरे साथ तो मेरा ख्याल है हर फनकार के साथ स्ट्रगल में ऐसा हुआ, जिन्हें भी मकान किराए दे देता उन्हें दूसरे महीने काट देता है। अच्छा, वो किराया देता ही नहीं गया। अच्छा, किराया नहीं दिया गया वहाँ जी, वो कट देंगे सर। सही सही सही। अब हमारे पास जो रहने की जगह होती थी वो दरबार ही होते थे। ठीक है। और वहाँ का लंगर ही होता था। सही। ट्रांसपोर्ट हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे। अच्छा। क्योंकि उस पर भी बहुत किराया होता था, पैदल ही ज़्यादा सफ़र करते। या पैदल या लिफ्ट वगैरह? हाँ जी, हाँ जी। ठीक।
अब जो पैदल सफ़र किया ना जी, उसका जी ज़िंदगी में फ़ायदा हुआ कि हर किस्म का किरदार मिलता था, कैरेक्टर मिलता। बिल्कुल, कैरेक्टर तो रियल लाइफ में सर चलते फिरते मिलते हैं आप। वो जो मैं पुलिस वाले का रोल करता हूँ, निर्गोली साहब, हाँ, क्या बात। वो भी इसी तरह इस्लामाबाद से पैदल जा रहा था। अच्छा, वो मिले आपको असल में? वो मुझे वहाँ पर उन्होंने रोका। अच्छा अच्छा, ये रियल लाइफ कैरेक्टर है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये शायद हमें नहीं पता था कि ये रियल लाइफ कैरेक्टर है। अच्छा, उन्होंने मुझे रोक के उधर बिठाए रखा। इतना मज़े का वो वाक़या है। अच्छा सर, वो तो बताएं। हाँ जी, उस बंदे ने मुझे, कितों आ रहे हैं? मैं कि जी ड्रामा करके। तू ड्रामे करता? ड्रामे करना? मैं कि जी सर। केड़े टीवी च ड्रामे करता? अच्छा। मैं क्या सर, इत्थे तो इस्लामाबाद टीवी है। कहंदा जिहड़ा कराची टीवी लिखिया हुंदा, पेशावर टीवी लिखिया हुंदा, लाहौर, कोटा, ये पागल दे पुत्र। अच्छा। मैं क्या सर सॉरी, मैं तो इस्लामाबाद च होंदा ते मैं इस्लामाबाद टेलीविजन। अच्छा, अब्बा के कम करदा ही? मैं कि जी फौज च होंदे ने। केड़ी फौज च होंदे ने? अच्छा। मैं कि जी पाकिस्तान की एक ही फौज है। तो कहंदे जिहड़ा नेवी लिखिया हुंदा, एयरफोर्स लिखिया हुंदा। मैं क्या सॉरी सर, वो बर्री फौज च। अच्छा। पीछे होकर बैठ जा। अब मैं पीछे होकर बैठ गया, तो पैसे भी नहीं कि मैं कोई डील कर लूँ। ठीक है। बहुत परेशान बैठा हुआ हूँ। तो इतने मैंने जी एक गाड़ी गुजरी, उसने वायरलेस गड्डी वाले, उन्होंने कहा वापस आया, एक मुजरम पकड़या तो ये संतरा ले जा। अच्छा, फौरन मुजिम बना दिया? हाँ जी। गाड़ी आई नाला, उन्होंने आगे से ना जी बंदे को उतारा, उसको पीछे बिठाया। अच्छा। मुझे आगे बिठाया। वाह, पहले तो ये इज्जत अफजाई, प्रोटोकॉल मिला ना। हाँ, मैं क्या पहला मुजरम तो पहली प्रोटोकॉल। उन्होंने ड्राइवर से कहा कि इनू तकवा मार्केट ला देनी है। अच्छा। मैं सुन हो गया कि गड्डी की फ्रंट सीट पे जा रहे हैं वहाँ। गड्डी की फ्रंट सीट पे, और बिल्कुल सही जगह उसने बताई जहाँ मैं रहता हूँ। अच्छा, ये आपने नहीं उसको बताया था मैं कहाँ जा रहा हूँ? नहीं। वाह। मैं क्या भाई तुहानू किसी ने पता मैं तकवा मार्केट रहना? कहता पुत्र मैं तेरे सामने रहना। अच्छा। तू मेरा हमसाया। ठीक ठीक ठीक। ओहो, मैं क्या सर मैं तो तुहानू कभी नहीं देखा। कहता अच्छा फिर ठीक है जाओ। अब उन्होंने मुझे घर पे उतारा। अच्छा। सुबह मेरा दरवाज़ा खट डम डम डम, मैंने बाद दरवाज़ा खोला तो बिल्कुल सामने वाला घर था। मैंने कहता है पुत्र इतने मैं रहना। अच्छा। हाँ जी। अब उसकी जो टोन टेम्पो था ना जी, वो इतना मज़े का था, वो मेरे दिमाग में कहीं बैठ गया कि ये मैं कभी प्ले करूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो सर वो जो ऐसे जो उनकी लचक है, वो ऐसे आपका स्टाइल है, वो भी उनका ऐसे स्टाइल? नहीं सर, वो थे नसरुल्लाह खान नियाज़ी साहब। अच्छा। यहाँ पर किला गुजर सिंह थाने में डीएसपी थे, अब उनका इंतकाल हो गया। खुशाब के रहने वाले थे। आबद खान साहब हमारे एक सीनियर उस्ताद फनकार थे, उन्होंने मुझे एक फ़ाइल दी थी लाइसेंस की। अच्छा। उन्होंने कहा ये नसरुल्लाह खान नियाज़ी साहब को देते जाना। मैं उनको देने के लिए गया तो उनको मैंने देखा था। अच्छा अच्छा। अब वो पुलिस वाला आया, उसने फाइलें रखी हैं, कहता एक ही है, कहना सर पेंडिंग काम है कल का। वो यार रोज़ पेंडिंग, मैं यार इतने 18 घंटे ड्यूटी करना थे, रोज़ पेंडिंग पेंडिंग पेंडिंग। किहड़े थाने में होना? कहना जी मैं ऐसे थाने चला, पहले तो मैं तेन कभी नहीं देखा। वो कहता जी मैं ऐसे बशीर साहब नाल हूंदा। अच्छा ठीक है जा बाजा पर। जबर जबर। अब सामने जो है ना दो बंदे बैठे हैं, उनसे भी बात हो रही है। इधर एक पंखा लगा हुआ, पंखे से भी बात करते थे वो। हाँ सही है, ये देखा मैं हमने आपके कैरेक्टर के अंदर। आप ठीक है जी। वो थोड़ी देर बाद पंखे को भी कहते थे वो पंखे अल्लाह तेरी खैर करे, वो तू ना होगा तो मैं मर जाना। सही। अब वो एक बंदा आया तो उन्होंने कहा सर वो अल्लाह रखा साहब आए ने। हैं अल्लाह रखा साहब आए हैं? उन्होंने कहा जी अल्लाह रखा साहब ने। ओए अग्गू मीता बोल। वो कहते सर वो तुहानू मिलना चाहते हैं तो पुत्र लैके आना अंदर, बाहर गर्मी दे विच तू उन्होंने खिलार दिता। इंसान पुत्र इंसान का ख्याल रखना चाहिए। किहड़े थाने में होना? वो कहते जी मैं इसे थाने च होना। वो कहता पहले तो कभी नहीं वेख्या तेनू। वो कहता सर मैं ज़्यादा उधर कोता वाली साइड पर होना। अच्छा ठीक है जा बजा पर। अब वो अल्लाह रखा साहब आ गए। अब मैं भी बैठा हूँ, मेरे साथ भी बात कर रहे हैं, वो दो बंदे पहले बैठे हैं उनके साथ भी बात कर रहे हैं, अल्लाह रखा साहब से भी बात कर रहे हैं, पंखे से भी बात कर रहे हैं। अब एक बंदा जो है ना जी वो दरवाजे पे फ्रंट से जो गुजरा तो ओए गल सुन उरे आया कहना केड़े थाने में होना? वो कहता जी मैं इसे थाने च। कहते ने ये सारे लाहौर की पुलिस इसे थाने च आ गई। अच्छा। वो बाकी थाने नूं ताले लग गए ना, जिसने पूछो इसे थाने च होना। अच्छा। वो कहते सॉरी सर मैं तो 3 साल हो गए ने इसे थाने। छत ते जा, उत्ते पुत्र मेरियां बनैना धोतियां हुई खलोतियां ते वो ला के ते मेरे बक्से ते रख, वो सुक जांदियां ढह पाउंदियां। ये बंदे पा लेंदे ने सारे ते बंदे नहीं। अच्छा। अब वो मैंने देखा सर मेरे आंखों के सामने सारा था। और एक आर्टिस्ट तो सर ऑब्जर्वेशन ही उसकी सबसे बेस्ट। ऑब्जर्वेशन ऑफ कैरेक्टर, ओ फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ कैरेक्टर। वो चलते फिरते मिल गया।
इसी तरह ना जी मैं दरबार पे अब जाता था तो नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब से मेरी मुलाकात हो गई, पीर मेर अली शाह साहब के जो पोते हैं। मैं जिस शहर से ताल्लुक़ रखता हूँ मियाँ चन्नू, मियाँ चन्नू भी एक बुज़ुर्ग थे जो तालीमात इस्लाम की लेकर तो वहाँ आए थे, तो उन्होंने इस्लाम फैलाया था। ज़बरदस्त। अब पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब से मुझे बहुत सारी बातों का इल्म हुआ। सही। अच्छा, वो ना इन पीरी मुरीदी को नहीं मानते थे, ठीक, हालांकि पीर घराना, ठीक, लेकिन वो फिर भी कहते थे कि वसीला जो है ना जी वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं हो सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। आपके ईमान के ऊपर, आपके यकीन के ऊपर, अल्लाह से रिश्ते और राब्ते के ऊपर है, और इबादत और इंसान की खिदमत के अंदर ही सब कुछ है। क्योंकि जितने भी वली हुए हैं उनमें 95% जो वली हुए हैं, विलायत के दर्जे पे आए हैं, वो इबादत से नहीं आए, सही, वो खिदमत से आए। वाह। क्योंकि इंसानियत की खिदमत जो है ना, ये एक अहम पहलू है। इबादत का मामला अलग से है, बिल्कुल, और खिदमत का मामला अलग से। तो खिदमत से वली तो हो सकता है, लेकिन वो वली सिफारिश आपकी किस तरह कर सकता है? सही नहीं, डायरेक्ट अल्लाह से राब्ते। कुरान जो है, क्योंकि ये ज़ाब्ता हयात है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी कुरान की हिकमत की बात की तो उन्होंने कहा कि कुरान ज़ाब्ता हयात है, यानी ज़िंदगी गुजारने का तरीका है। इसकी औज़ु बिल्लाह की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक जो कुछ भी तहरीर है वो इंसान को ज़िंदगी गुजारने का तरीका ही सिर्फ बताया गया है। उसके ऊपर अगर आपकी ज़िंदगी गुजर रही है तो आप ईमान पे हैं, तो आप राह मुस्तकीम पे हैं। अगर आप उससे भटक जाते हैं या कुरान को ऊपर रख देते हैं और पे अमल नहीं करते तो फिर मुश्किल, फिर आप ज़िंदगी गुजार। सर मेरा तो मानना है कि बंदा एक आयत ही अगर कुरान बीत के पकड़ के अमल कर लेना तो उसकी ज़िंदगी बन जाएगी। सर तो सर वो मदीने में आना जाना और वो किस तरह फिर चक्कर आपके शुरू हुए और ज़्यादा फिर आपका तसलसल रहा? आप तो माशाल्लाह आप काफ़ी फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते हैं। मुझे ना सर इतनी ट्रैवलिंग मैं करता था, मुझे कभी समझ में नहीं आई कि मदीना मुनव्वरा है किधर और मक्का मुकरमा है किधर। अच्छा, मुझे ये ही नहीं पता था। अच्छा। मेरी जब शादी हुई ना जी, तो मैं यूएसए से टूर पे था, यूएसए के टूर पर। वहाँ से ना जी मैंने एक ढाका का बना हुआ हार ख़रीदा सोने का। अच्छा। उस वक़्त वो 4.5 लाख रुपए का था। अब वो हो सकता है 1.5 करोड़ का हो। ओके। सोना तो बिल्कुल ही सस्ता था। मैंने वहाँ से हार ख़रीदा। मैंने कहा जब मैं अपनी वाइफ को दूंगा ना, मारेगी चीकां वाकई कि भी इदां दा त्यौहार कभी देखे ही नहीं। हाँ। ज़िंदगी में वो याद रखेगी। और मैंने जब हार उसके सामने रखा, उसने ऐसे करके देखा, बंद किया और साइड पे कर दिया। उन्हें कोई चीख मारी नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं होना, कुछ भी नहीं। मैं कहा यार मैं तो इतनी मुश्किल से इतनी मजदूरियां कर करके लाया था। तो नहीं अच्छा लगा। उन्होंने कहा बस ठीक है, सोने का हार है, इसमें क्या है ऐसी बात। हालांकि औरतों को तो बड़ा पसंद होता है। हाँ, तो मैंने कहा फिर बताओ क्या तोहफा दूँ ज़िंदगी में याद रहे। वो रोने लगी। उन्होंने कहा मुझे अल्लाह का घर दिखा दे। वाह सुभान अल्लाह सर। ओहो, तब मेरे ज़हन में ख्याल आया कि अल्लाह का घर भी होता है। हाँ हाँ हाँ। फ्राइडे का वो दिन था। मेरे एक दोस्त हैं नासर भाई, इस्लामाबाद में, वो ट्रैवल एजेंसी का काम करते थे। मैंने उनसे बात की। उन्होंने कहा पासपोर्ट बनवाओ। पासपोर्ट उस वक्त बनता था 15 मिनट में। अच्छा। वो ऑर्डनरी सा पासपोर्ट होता था, जाके तो नानों लिखे थे, पढ़ा देते थे। ठीक ठीक। उनको दिया ही ना ला। नेक्स्ट थर्सडे को हम यहाँ से उम्रे के लिए गए। जुम्मे वाले दिन अल्हम्दुलिल्लाह, जुम्मे का दिन था जब मैं पहली दफ़ा बैतुल्लाह के सामने आया। माशाल्लाह सर। वो पहली दफ़ा देखने का नज़ारा क्या है? हज़रत साहब, मैं जितनी देर सफ़र में रहा, मैंने कोई 150 करोड़ दुआएं याद की कि मैं वो ये दुआ करूँगा, फिर ये दुआ करूँगा, फिर ये दुआ करूँगा। बैतुल्लाह के ऊपर नज़र पड़ी तो मुझे लगता मैं मर ही गया हूँ। मेरे सांस बंद हो गए, मुझे दुआएं कोई याद ही नहीं रही, सिवाय एक दुआ जो अब रब्त खुद से ही निकली, जो मैंने कभी नहीं सोची थी। मैंने कहा या रब्बी ज़ुल जलाल, मुझे रोज़ यहाँ ले आया कर, मुझे हर जुम्मे यहाँ ले आया कर, मेरी ज़िंदगी यहीं गुजार दे।
बस लगता है वो सुनेंगे। वही लगी सर। सर मैं भी इंशाल्लाह परसों उम्रे के लिए जा रहा हूँ सर। माशाल्लाह जी। तो सर जो को पहली दफ़ा बंदा जा रहा हो अल्लाह ताला के घर में, उसको किस किस्म की तैयारी करनी चाहिए, किस किस्म की सोच उसको होनी चाहिए? एक्साइटमेंट तो बहुत होती है, लेकिन जैसे आपने जिक्र किया 1.5 करोड़ दुआएं याद की वो भूल जाती हैं। आप कोई टिप्स दें सर, मतलब मुझे खुद नहीं समझ आ रही कि क्या होगा सर। जल्ले जलालू लगता है अल्लाह के नाम के साथ जी, कितना जलाल होगा। मैं बहुत कम रहता हूँ बैतुल्लाह के अंदर, क्योंकि मुझे डर लगता है कि अल्लाह मुझे ही देखे जा रहा है। अल्लाह के देख तो वो हर जगह पे रहे हैं, अल्लाह से बड़ा सीसीटीवी कौन हो सकता है। सो मैं वहाँ बड़ा कम रहता हूँ, वहाँ मैं मदीना मुनव्वरा चला जाता हूँ, वहाँ मुझे लगता है मैं अम्मा की गोद में हूँ। आप जा रहे हैं, सबसे पहले जो है ना जी, आपने अपने माँ बाप के लिए दुआ करनी। माँ बाप के लिए, ठीक सर। क्योंकि सबसे अहम रिश्ता जो दुनिया के अंदर है ना, वो माँ बाप है, जिन्होंने इतना बड़ी तकलीफ़ों के साथ आपको पाला होगा। सबसे सिंसियर रिश्ता सर, सबसे सिंसियर रिश्ता। देखें, अल्लाह ने आज तक नहीं कहा मैं आपको 6 मामों जितना प्यार करता हूँ, नहीं 100 खाला जितना प्यार करता हूँ। अल्लाह ने कहा मैं तुम्हें 70 माओं जितना प्यार करता हूँ। अल्लाह ने प्यार का मुवाज़ना ही माँ के साथ, माँ के साथ किया है सर। माँ ऐसा रिश्ता है कि माँ के जिस्म के हिस्से से आप पैदा हुआ। बेशक आपने तो अपने माँ बाप की मगफरत की दुआ, माँ बाप की सेहत की दुआ, तंदुरुस्ती की दुआ, रिज़्क की दुआ, सेहत के लिए दुआ करनी है। उसके बाद फिर ये दुआ कर लेनी है कि अभी मेरी हर दुआ यहाँ कबूल हो जाए। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह दुआएं कबूल होती हैं वहाँ पे, 100% कबूल होती हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि जो दुआ आपने की है उसका सिला उसी वक्त आपको मिल जाए। ठीक। कुछ दुआएं ना जी ज़िंदगी में नुकसानदेह भी होती। बिल्कुल सर, वो बंदे को नहीं पता होता उस टाइम क्या बेहतर है। यस, तो अल्लाह पाक उन दुआओं को ज़ाहिर नहीं करता। बेशक सर, अल्लाह पाक उन दुआओं को सेव कर लेता है। जब आपके फ़ायदे में हो जाएंगी वो आपको लौटा दी जाएंगी। वल्लाहु गालिबुन अला अमरिही, हर अमर पर अल्लाह का हुक्म गालिब है। और वलाकिन्ना अक्सर अन्नास ला यालमून, और अक्सर लोग इस बात को जानते ही नहीं। बेशक। सो आपकी सारी दुआएं कबूल हो जाएंगी। अल्लाह ताला से सबको मौका दे इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला के घर देखने का सर। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और मेरी इस प्रोग्राम के ज़रिए ये एक दुआ होगी जी सर, मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश होगी कि मैं आपके माँ बाप के साथ एक हाजी या उम्रा इंशाअल्लाह सर ज़रूर। तो मैं भी साथ चलूँगा सर। तरबियत आपकी, मैंने जिस तरह की तरबियत है आपकी, जिस तरह की आप गुफ्तगू करते हैं, जिस तरह दीन के साथ आपका रिश्ता और राब्ता है, इसकी हर सूरत में जिनकी मेहनत है और जिनकी मोहब्बत है वो आपके माँ। जज़ाकल्लाह सर, मैं खुद भी हाफ़िज़ कुरान हूँ माशाल्लाह। माशाल्लाह, देखें ना इससे और मुझे एक्टिंग का भी शौक है, तो मैं काफ़ी सर आपको असल में फॉलो करता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने जोका थिएटर से भी अपना एक्टिंग कोर्स किया, तो मीडिया में मैं भी कोशिश कर, लेकिन आपको देख के फॉलो करता हूँ। बहुत बड़ी एकेडमी। जी सर, शाहिद नदीम साहब की। जी सर, जी सर। सर अच्छा, अब थोड़ा सा एक एंडिंग की तरफ जाते हैं, ऑब्वियसली आपका टाइम भी कम है सर। सर पाकिस्तानी और इंडियन सेलिब्रिटीज़ के साथ सर काम करने में क्या फ़र्क था, और वहाँ के दोनों हमारे अगर इंडस्ट्रीज़ को कंपैरिजन करें तो कोई कंपैरिजन है भी है कि नहीं? देखें जी, वो इंडस्ट्री है, उसको गवर्नमेंट ओन करती है। ओके। हमारी फिल्म इंडस्ट्री नहीं है, सिर्फ हम कहते हैं, इसको हुकूमत ओन नहीं करती। ओके। हुकूमत अगर इसको ओन कर ले, मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा है, मैं पूरे वसूख और पूरे ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, अगर हुकूमत पाकिस्तान इस फिल्म इंडस्ट्री को ओन कर ले, कितना कर्जा होगा पाकिस्तान में? सर काफ़ी अरब, 4 गुना ज़्यादा ये कमा सकते हैं यहाँ से। 4 गुना ज़्यादा कर्जे से? कर्जा उतार के। अच्छा। 3 रुपये बचेंगे भी इनको। वाह। पंजाब की जो उधर इंडस्ट्री है वो अपने पूरे पंजाब को सिर्फ इंडस्ट्री से चलाती है। अच्छा। अब अंदाज़ा लगाएं, पाकिस्तान पूरे के अंदर 102 स्क्रीन है। सही। उनमें भी 96 काम करती हैं, 96। सर लेकिन वो कंटेंट भी तो सर वैसा नहीं है ना। वहाँ सिर्फ पंजाब में 542 स्क्रीन है, पूरी दुनिया में 27,560 स्क्रीन है जहाँ पे उनका कंटेंट चलता है। जी ठीक है सर। सिर्फ चाइना में 41,000 स्क्रीन है। सर उधर कौन पंजाबी? चाइना की ज़ुबान तो चाइना की ज़ुबान। अच्छा, उसमें डबिंग होती है? वो हॉलीवुड की फिल्म, तामिल फिल्म, पंजाबी फिल्म, हर दुनिया की हर फिल्म जो है ना वो चाइनीज़ में डब कर लेते हैं। अच्छा, क्योंकि उनके पास एक ऐप है। अच्छा। वो उस ऐप में से कोई भी फिल्म गुजारेंगे, उधर से जो आवाज़ है, फिंग फांग छों छों फों छो खो छों। सर आपको वैसे सूट करेगी बड़ी वे ये इस तरह वैसे कभी करेक्टर इंशाल्लाह कभी चाइनीज। हाँ। तो सर अभी रिसेंट आपका प्रोजेक्ट शुरू हुआ है जेल के लोगों के लिए, जिसमें आप उनकी फ्लावर बूथ के लिए काम कर रहे हैं। उसमें सर किन किन लोगों को फ़ायदा होगा? सर क्या प्रोजेक्ट है ये बता दें हमको।
मैंने जी अक्सर जब कभी जेल में जाता हूँ ना जी किसी भी काम के लिए, मुझे एक चीज़ बड़ी तकलीफ़ दे वहाँ महसूस होती है कि जो लोग अंदर हैं उनसे जो लोग मिलने के लिए आते हैं, साइल जो आते हैं, वो 6 से 8 घंटे उस एरिए में रहते हैं। उस एरिए के अंदर तो पानी का भी इंतज़ाम नहीं है, चाय कहाँ से पिएं, रोटी कहाँ से खाएं। इंसान तो बहरहाल इंसान है, वो मुजरम हो या महरम हो, है तो वो इंसान है बेशक। मैंने जो पहली फिल्म बनाई थी ना, वो भी मैं यही बताना चाहता था कि लीगल और इलीगल पूरी दुनिया के अंदर मौजूद हैं। बिल्कुल। लेकिन किसी मुसीबत जब में आ जाते हैं वो तो हैं तो दोनों इंसान फिर उसको क्यों फैसिलिटेट ज़्यादा किया जाता है और इसको कम? हैं दोनों इंसान। सो अगर आप इंसानियत के अलम बरदार बनते हैं तो फिर इस बात का भी तो एहसास करें। सो हमने जेल में जाकर देखा कि वो लोग बहुत परेशान होते हैं, और वो बुज़ुर्ग होते हैं, बड़े होते हैं, बड़ी उम्र के लोग होते हैं, और परेशानी की हालत, ऑब्वियसली पहले ही परेशान है तो जी गुर्बत के वो जो बंदा जेल में चला गया ना, वो आपका सब कुछ बिकवा देगा बेशक। तो हम कुछ दोस्तों ने मिलकर ये सोचा कि वहाँ हम एक कैंटीन बनाते हैं। हर जेल के अंदर हम वहाँ एक कैंटीन, अभी हमने शुरू कर दिया काम। वहाँ पर आपको 100 रुपये के अंदर अंदर खाना मिलेगा सारा। अच्छा। वहाँ से आपको दाल चावल भी मिल सकते हैं, वहाँ आपको दाल रोटी भी मिल सकती है, वहाँ सब्ज़ी भी मिल सकती है, चाय मिलेगी, वहाँ पकोड़े समोसे मिलेंगे, हर चीज़ मिलेगी। और उसके लिए 12 लाख रुपया महीना एक प्रोजेक्ट के अंदर, यानी अभी हमने इचरा जेल के अंदर लगाया। ओके। तो हमारा 12 लाख रुपये महीना उसके अंदर जाएगा, जो हम अपने तरफ से सब्सिडी लोगों को देंगे। वो वहाँ पे खाना खा सकते हैं। इवन मैं कल वहाँ गया हूँ तो आईजी साहब से मैंने कहा, अच्छा, मैंने कहा सर आए कैंटीन से खाना खाते हैं। अब वो आईजी पंजाब हैं, बादशाह हैं उस जेल के, बिल्कुल, लेकिन इतने नफीस आदमी हैं फारूक साहब। सही। उन्होंने हमारे साथ कैंटीन से खाना खाया, जबरदस्त। तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा मैं आज तो बाद इतना ही खाऊंगा। वाह, बड़ा मजा। उनको अच्छा लगा यानी कि सर इतना साफ सुथरा वो खाना है। मैंने खुद रोटियां तंदूर पे लगा के निकाल के लोगों को दी हैं। बेशक सर, वो देखा हमने। तो इंसानियत की खिदमत ही असल मकसद है इंसान का इस दुनिया में आना, एक दूसरे के साथ। अगर ये खलूस और मोहब्बत के साथ नहीं रहेंगे तो ये पहाड़ जैसी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी? सर जैसे मुझे एक शेर भी याद आ रहा है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे कर रो बयान। हाय हाय, यही फाइनल बात थी सर। अच्छा, अपकमिंग प्रोजेक्ट सर कहाँ पे देख रहे हैं हम? आपको इसी के साथ इख्तिताम करेंगे सर। अभी एक मेरी फिल्म आने वाली है जी, अकल दे अन्ने। अकल दे अन्ने। मैंने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी कि एक बाबे ने अपने 4 बच्चों को बुलाया, लड़ते थे बहुत। अच्छा। तो बाबे ने कहा कि एक एक लकड़ी तोड़ो। उन्होंने तोड़ दी। फिर बाबे ने वो 4 लकड़ियाँ बांधी और उनको कहा तोड़ो, 4 से नहीं तोड़ी गई। तो बाबे ने कहा कि अगर 4 भाई इस तरह एक मुट्ठी बन के रहोगे मुत्तहिदों ने, तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा। सही सर। बचपन में पढ़ी थी। तो सर किस प्लेटफॉर्म पे देखेंगे सर इसको? ये सिनेमा पे लगेगी। सिनेमा में लगेगी, पूरी दुनिया के सिनेमा पे लगेगी। ठीक है। अभी मैंने एक फिल्म बनाई, अभी हमने एक फिल्म लगाई थी कलीजोटा। कलीजोटा बहावलपुर का एक यूनिवर्सिटी का, जो आपने सुना होगा, उसके ऊपर बनाई थी मैंने। वो स्कैंडल लेकर आया था। जी सर। मैंने अपनी बहनों और बेटियों को फिल्म के ज़रिए बताया है कि हम दोनों मर्द हैं, लेकिन हकीकत है कि मर्द के अंदर एक भेड़िया होता है। मैंने अपनी बेटियों को बताया कि ज़िंदगी में एक अलार्मिंग सिचुएशन आती है। बिल्कुल सर। अगर आपने अपने पापा से, मामा से, चाचा ताया से या भाई से अलार्मिंग सिचुएशन के ऊपर बात नहीं की तो नहीं पता लगेगा आपको, तो आप डेंजर जोन में दाखिल हो जाएंगे। बिल्कुल। इस चीज़ की ट्रेनिंग होनी चाहिए। यस, उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो वो आपने फिल्म के थ्रू दी? मैंने फिल्म के जरिए बताया। ज़बरदस्त। यूनिवर्सिटी और कॉलेज की बच्चियां फिल्म देखने आती हैं, मैं फिर कभी कभी जाता हूँ इंटरवल में या एंड के ऊपर जाकर सामने खड़ा होकर अपनी बेटियों से पूछता हूँ। अच्छा। वो कहती है अंकल कभी भी जिंदगी में अलार्मिंग सिचुएशन आएगी हम अपने मामा पापा से बात करें। बिल्कुल बिल्कुल। इस कहानी के जरिए, क्योंकि इस टॉपिक पे शायद बात करने से हम लोग कतराते भी हैं सोसाइटी के अंदर। इस पे बात होगी तो हम इसको खत्म कर पाएंगे। करनी चाहिए सर, बेटियों के साथ, अपनी बहनों के साथ ये बातें करनी चाहिए। बिल्कुल सर। उनको ट्रेंड करना चाहिए, सेल्फ डिफेंस सिखाना चाहिए। आपने तो सर अपने बच्चों को ये घुड़सवारी और ये सेल्फ डिफेंस सब कुछ सिखाया हुआ? एवरीथिंग सर। मैंने 7mm की गन भी उनके कंधे पे रखी। बिल्कुल सर। कि भाई चलाओ इसको ताकि तुम्हें पता चले भी जिंदगी क्या है। बहुत शुक्रिया सर। कोई लास्ट मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए पाकिस्तान? बस मेरे बच्चों को और मेरी बहनों और बेटियों और भाइयों से ये गुजारिश है, हमारे यहाँ थैलीसीमिया और हेमोफीलिया के 25,166 रजिस्टर्ड बच्चे हैं पंजाब के अंदर।
उनको ना ब्लड की ज़रूरत होती है। आप प्लीज़ जहाँ भी कैंप लगे हों ब्लड के, वहाँ ब्लड डोनेट किया करें एवरी आफ्टर 100 डेज़ के अंदर। अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आपको हार्ट अटैक नहीं हो सकता, आपको फालिज नहीं हो सकता, आपकी दिमाग की जो नस है ये कभी फट नहीं सकती, क्योंकि आप रिलैक्स रहेंगे। उनसे हम वाइट सेल बनाते हैं, रेड सेल बनाते हैं और प्लाज्मा बनाते हैं। आपके एक बैग से 3 इंसानों की जान बचती है। सो ब्लड डोनेट किया करें। ये बच्चे जो हैं हमारे पास जो हैं, ये किसी के बच्चे नहीं हैं, ये हमारे बच्चे हैं। हमने अपने बच्चों को महफूज बनाना है। सो मेरी आपसे गुजारिश है कि हर 100 दिन के अंदर ब्लड डोनेट करें, चाहे वो कहीं भी करें। मैं सुंदस फाउंडेशन के साथ हूँ। अगर सुंदस फाउंडेशन के साथ आप काम करना चाहें तो आप गूगल क्रोम कहीं भी जाकर आप उनके एड्रेस ढूंढ सकते हैं, आप उनके साथ रब्ता कर सकते हैं, या ज़रूरी नहीं है आप किसी भी तंजीम के साथ जुड़ जाएं, ज़िंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा। थैंक्स, ग्रेट एंड बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।